I'm going to welcome the most venerated chief guest who is present among us, none other than the Queen of UPSC, Dr. Tanu Jain ma'am. Welcome you ma'am. SSBCA College on January 23rd to 25th had conducted Techno-Cultural Fest 2024, where students of SSBCA actively participated and excelled in showcasing their outstanding performances and achieving goals. And one rank. Good evening, ma'am. Myself, Sania Ankalgi. First of all, I am very glad to see you, ma'am. मैम मेरा सवाल ये है कि मैम सिविल सर्विस ज्वाइन करने का जो रीज़न होता है, जो गोल होता है सिविल सर्वेंट्स का, वो ये कि हम समाज में बदलाव लाएं, समाज में कुछ अच्छा करें. बट मैम सरकारी अधिकार होने की वजह से उनको सरकार के दायरे के अंदर रहकर ही काम करना होता है. मैम जिस डिपार्टमेंट में वो रहते हैं उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक उनको काम करना होता है. क्या यही वजह है कि अभी तक कितने सारे गांव अंडर डेवलप्ड है? आई मीन कि मैम ज़िला अधिकारी होने के बावजूद भी अभी तक कई सारे गांव अंडर डेवलप्ड है. बोले तो मैम इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या उनको पॉलिटिकल प्रेशर होने की वजह से वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाते या फिर कुछ और? नाम बेटा? सानिया. इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन सानिया. बैठिए. ये बात सत्य है कि जब हम सारे लोग सिविल सर्विसेज में जाने की तैयारी करते हैं तो हम एक यूथ के तौर पे एक हमारे अंदर एक अग्नि होती है, एक आग होती है कि हम जाएंगे और कुछ बदलाव करेंगे, और जो होनी भी चाहिए. क्योंकि अगर आप के अंदर जवानी में जोश ही नहीं है, जब आप यंग हैं तब आपके अंदर एक पैशन एंथुजियाज़म ही नहीं है अपने देश को बदलने का, अपने समाज को बदलने का, तो बहुत मुश्किल है कि कोई भी देश या समाज कभी बदल पाए. तो इट्स वेरी नेसेसरी एंड इट हैपन्स. लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, 6 लाख से ऊपर गांव हैं, और गांव सिर्फ छोटे छोटे गांव नहीं हैं, बड़े बड़े गांव भी हैं, और हर गांव के अंदर अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं. तो हम अगर एक पॉलिसी बनाना चाहें कि सिर्फ देश की एक पॉलिसी हो जाएगी, वो नहीं बन सकती. जैसे हम बोलें कि हम खाने के अंदर सिर्फ अनाज के अंदर वीट देंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि नॉर्थ में वीट चलता है, कहीं पे रागी चलती है, कहीं पे बाजरा चलता है, ट्राइबल्स में अलग चलता है. तो एक पॉलिसी नहीं बन पाती, और उसकी वजह से मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं, और मल्टीपल लेयर्स में जब डिसीजन मेकिंग होती है तो कभी कहीं फाइल अटक जाती है, क्योंकि एक एस्पेक्ट नहीं देखना, हमें कई सारे एस्पेक्ट्स देखने हैं. एक स्कीम लगाने के लिए भी आपको कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या वो सूटेबल है उस जगह के लिए, क्या उसकी ज़रूरत है वहाँ पे. तो उस कारण से कुछ स्कीमें सफल होती हैं, कुछ नहीं हो पाती, कुछ फंड्स की भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं हमारे यहाँ. A very very small population of 4% only. तो जब इतना कम टैक्स हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं फंड्स की कमी अक्सर महसूस होती है. और अब जितना भी है उसी में हमें सबसे पहले जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ध्यान दे के करना है. तो कुछ बहुत बड़ा हिस्सा, अगर आप में से बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे कभी, तो वो योजना एक मैगज़ीन आती है, उसको कभी देखेंगे. तो जब बजट आता है तो उसका एक फ्रंट पेज आता है, वहाँ पर आता है कि कितना सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिला, और एक अगला सिक्का बना होता है कि सरकार का पैसा कहाँ कहाँ गया. तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि इतना सारा पैसा तो इंटरेस्ट में चला गया, इतना डिफेंस में चला गया. सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, तभी तो हम शांति से बैठ पा रहे हैं, आज ये बात कर पा रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ों के कारण लोग बुरे नहीं हैं, कई बार स्थितियाँ बुरी हो जाती हैं. लेकिन ये है कि स्थितियों को ठीक कौन करेगा? हमें ही करना पड़ेगा. कोई और तो आएगा नहीं कि आके हमारे लिए हमारी स्कीमों को, हमारे गाँव को डेवलप कर देगा. बहुत लोगों ने बहुत काम किया है. अभी हम आ रहे थे, सड़कें बनी हुई हैं, लाइटें लग गई हैं. मैं देख रही थी कि वहाँ पे हर घर के आगे एक जल जीवन वाले नल भी लगे हुए हैं. तो इतना सारा काम हो गया. अब आगे का काम आगे आने वाले सिविल सर्वेंट्स आप लोग करेंगे. थैंक यू मैम.
गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आसमा पठान है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोग स्टूडेंट यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं वो उसमें पास हो जाते हैं पर इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करती हैं? वो ऐसी क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता? आप क्या सलाह देना चाहेंगी? आसमा प्लीज़ बैठिए। एग्ज़ाम ना इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। प्रीलिम्स ये चेक करता है कि आप ऑब्जेक्टिवली कितना अच्छा सोच सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, उसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहते हैं। यस। तो ऑब्जेक्टिवली आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ढूंढ के क्या उसे अप्लाई कर पाते हैं, ये आपका प्रीलिम्स आपके अंदर चेक करता है। क्योंकि आपको बहुत बार लॉजिक का इस्तेमाल करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक डीएम बनते हैं तो ज़रूरी थोड़े ना आपको सारी चीज़ें पता हों। आपको क्या सैनिटेशन भी उतने अच्छे से पता होगा जितना एजुकेशन के अलावा लॉ एंड ऑर्डर, और आप जिस दिन पोजीशन पे बैठते हैं 80 कमिटीज़ के हेड बन जाते हैं। तो इसलिए लॉजिक स्ट्रॉन्ग बहुत होना चाहिए एक ऑफिसर का, वो प्रीलिम्स में चेक हो जाता है। दूसरा, इंफॉर्मेशन को सही से लिखना, समझना और एक्सप्रेस करना। एक ऑफिसर ने कोई कमांड दी किसी को, उसने कहा कि आप जाइए, ये आपके काम है, इस तरीके से आपको पूरे करने हैं, लेकिन अगर आपने जिस तरह से समझाया करने वाले को समझ ही नहीं आया तो काम नहीं हो पाएगा ना, और अगर होगा भी तो सही नहीं हो पाएगा। तो एक ऑफिसर के अंदर क्या बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है कि वो एक्सप्रेस अच्छे से कर सके। जब वो लिख रहा है उसके अंदर बात समझ आ जाए कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है और क्या करना है एग्जैक्टली। ये आपकी तैयारी है मेंस की, जब आपको आंसर राइटिंग करनी होती है। अब लास्ट एस्पेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर इंटरव्यू। अब वहाँ पे ये देखा जाता है कि कई बार लिखने में तो इंसान झूठ लिख देता है, लेकिन बोलने में अक्सर पकड़ा जाता है, क्योंकि शब्द नहीं है जो सिर्फ हमारे बोलते हैं, हमारी आंखें बोलती हैं, हमारा शरीर बोलता है जब हम बात करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए कि क्या व्यक्ति ने लिखा तो है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, क्या वो सच में है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंटरव्यू में जज हो सकती हैं, जैसे कि नर्वसनेस, जैसे डर। क्या कोई एक डरपोक ऑफिसर चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना। तो जो व्यक्ति अगर इंटरव्यू में थर थर काँप रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इंटरव्यू से इतना डर रहा है कि कल को अगर उसके ऑफिस के बाहर 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई हाय हाय करने के लिए, वो तो वहीं डर जाएगा। तो ऐसा ऑफिसर तो नहीं चाहिए। तो इसको एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस के तौर पे हमें देखना चाहिए कि एक पर्सनालिटी जिसको बहुत इंपॉर्टेंट जॉब मिलने वाला है, उसके लिए सब एक साथ उसमें होना चाहिए। कहीं पर भी कमी आएगी तो उसे हम 20 लाख लोगों की डेस्टिनी डिसाइड करने के लिए तो नहीं दे देंगे ना। अगर किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी पोजीशन देंगे तो सोच के समझ के, ये देख के कि वो लायक है, तभी देंगे। सो इंटरव्यू इज़ दैट थिंग। मोटिवेशन, मैं कहती हूँ मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ना मोटिवेशन होता है ना डीमोटिवेशन होता है, क्योंकि वो तो साइक्लिकल प्रोसेस है। एक दिन हमें लगेगा हम बहुत अच्छे हैं, एक दिन हमें लगेगा हम बेकार हैं, हमसे कुछ नहीं होगा जीवन में, है ना। और ये चलता रहेगा, हफ्ते में होता ही है 2-3 बार, तो ऐसा सबके साथ होता है। कोई ऐसा है जिसके साथ नहीं होता हो, जो हमेशा आसमान में उड़ता हो, या कोई एक ऐसा जो ज़मीन पे ही पड़ा रहता हो? ऐसा नहीं है ना। हम फ्लक्चुएट करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जो बात बोलती हूँ या बताना चाहती हूँ, मैं उसे कहती हूँ रियलिज़म। सच क्या है? सो रियलिज़म इज़ कि अगर आपको इतनी इम्पॉर्टेंट पोजीशन चाहिए तो आपको ऑब्जेक्टिव भी चाहिए, आपको एक्सप्रेशन भी अच्छा चाहिए, और आपको पर्सनालिटी भी अच्छी चाहिए। तो जहाँ आप फ्रेम में फिट नहीं होंगे, उस स्टेज पे आप फेल हो जाएंगे। थैंक यू मैम। हाय मैम, माई सेल्फ सानिया जकाती। मैम, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक वाइफ है और साथ ही साथ आप मदर भी हैं, और आप कोचिंग लेते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ भी लेते हैं, तो क्या आपको टाइम मैनेजमेंट हो पाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे आते हुए आपने देख ही लिया होगा, मेरा छोटा सा किडो मेरे साथ ही घूम रहा था। अभी मैं यहाँ पे स्पीच दे रही हूँ तो मेरी मदर उसे बाहर प्ले ग्राउंड में खेलने के लिए लेके गई हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी आसान है, आसान तो देखो जीवन में कुछ भी नहीं है।
हाउसवाइफ बनना भी आसान नहीं है, हस्बैंड बनना भी आसान नहीं है, और मैं कह रही हूँ कुछ भी बनना आसान नहीं है जीवन में। तो जब सब कुछ मुश्किल है तो थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो अगर मैं ये डिसाइड करूँ कि मैं सिर्फ एक टीचर रहूँगी, वो उतनी अच्छी मदर नहीं रहूँगी, तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। और मैं बोलूँ मैं सिर्फ मदर रहूँगी, एक टीचर नहीं रहूँगी, एक सिविल सर्वेंट नहीं रहूँगी, तो भी थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन मुश्किल तो तभी भी रहेगी ना, बच्चे के साथ भी और अपने करियर के साथ भी। तो दोनों को थोड़ा बैलेंस करने में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है समय को। जैसे मैं यहाँ पे अकेले भी आ सकती थी, लेकिन मैं अकेले आती 2 दिन के लिए तो मेरा बच्चा कैसे सोता, कैसे रहता। तो इसीलिए फिर अब मैं क्या करती हूँ, बच्चे को साथ लेके चलती हूँ। थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा परेशान करता है, और थोड़ी मेरी जैसे कहते हैं एंगेजमेंट में मुझे मैनेज करना पड़ता है कि अच्छा उसे साथ लेकर आए। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि एक रोल नहीं है, हम एक नहीं है, हम एक माँ भी हैं, एक वाइफ भी हैं, एक टीचर भी हैं, एक सिटीज़न भी हैं, देश का भी है, एक सिविल सर्वेंट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें सबके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और अगर आपकी इच्छा है तो आप कर लोगे। गुड इवनिंग मैम, माई सेल्फ सुजल फ्रॉम फर्स्ट सेम BCA। माई क्वेश्चन आपके लिए ये था कि आपने डॉक्टर किया था, बाद में आप सिविल इंजीनियर सर्वेंट भी थे, आप बाद में आपने टीचर बनने के लिए भी ये किया। और इसमें आपके लिए कौन सा जॉब अच्छा और पसंद और सेटिस्फैक्शन लगा आपको? तीनों बहुत सेटिस्फाइंग थे तीनों। डॉक्टर भी बहुत नोबल प्रोफेशन है। जब मैं डॉक्टर थी तब मैंने प्रैक्टिस करी, बैठिए, तब वो भी बहुत सेटिस्फाइंग था। फिर मुझे लगा सिविल सर्वेंट बनते हैं, एक ही तो जीवन है। तो सिविल सर्वेंट जब बने तो उसके बाद तब भी बहुत काम किया, 7.5 साल नौकरी करी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जिनको शायद बदला जा सकता है, जिस पे काम होना चाहिए। और अक्सर मैं कहती हूँ तथास्तु इज़ जनरली नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि मैं कोचिंग के खिलाफ हूँ। इन द सेंस मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है कि ग्रेजुएशन करते समय बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। तो उसी की सोच के लिए तथास्तु को खोला है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ बच्चा अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे, उससे अलग नहीं, खाली बैठ के नहीं। तो आई होप थिंग्स चेंज। Other people also include preparation of competitive exams into the degrees, into the post graduations, and maybe one day government will also do it. Good evening, ma'am. Myself, Ms. Khushi Uday Nadakdali. So my question is there any political interruption during civil service requirement? That's it. So there is this myth. I would not say completely myth, but exaggerated experience of political pressure in civil services. कुछ होता है और कुछ चीज़ों के लिए होता है, लेकिन हर वक्त नहीं होता है और हर चीज़ के लिए नहीं होता है। Most of the time civil servants work independently. They are the steel framework. और उन्हें steel framework क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सर, उनकी एक लाइन है, मुझे बहुत एग्जैक्टली नहीं याद, कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी पॉलिटिकल पार्टीज़ जाएंगी, लेकिन देश चलता रहना चाहिए। और वो देश कौन चलाता है? एक सरकार आई, उसने कुछ डिसीजन लिया, अगली आई उसने कुछ लिया, लेकिन पीछे काम चल रहा है ना, स्कीम्स भी चल रही हैं, स्कूल्स भी चल रहे हैं, रोड्स भी बन रही हैं, तो कुछ तो परमानेंट है पीछे जो फोर्स की तरह लगा हुआ है, वो फोर्स सिविल सर्विसेज है। तो कुछ चीज़ों के लिए प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आप उस प्रेशर को आराम से झेल सकते हैं और उसको काउंटर कर सकते हैं। तो कोई मूवी ही ना बनती, कोई हीरो ही ना बनता अगर कोई चैलेंज ही ना होता, है ना? कोई चैलेंज है तभी तो कोई हीरो है ना। मैं तस्नीम गोकाक। मेरा सवाल यह है कि पहले इंडिया में बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम था, फिर 1986 में EVM का सिस्टम आया।
तो बैलेट पेपर वोटिंग सिस्टम में भी करप्शन चालू था। फिर इसमें भी सुना है कि अगर ईवीएम का एक्सेस किसी को मिल जाए तो बड़ी मात्रा में वोट्स चेंज किए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों के कंपैरिजन में कौन सा ज़्यादा सेफ़ है? तस्नीम, एनी डे ईवीएम इज़ मच सेफर, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आरोप लगाया है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकती है, उससे वोट्स चेंज हो सकते हैं और ये सब। लेकिन जब भी इलेक्शन कमीशन बुलाता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने बुलाया ना 2-4 बार कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ आइए, हमारे सामने एक बार ईवीएम को चेक करके दिखाइए, अगर इसमें गलती निकली हम प्रोसेस चेंज कर देंगे, हम किसी और नई टेक्नोलॉजी को या प्रोसेस को ले आएंगे। लेकिन जब भी उन्होंने बुलाया कोई नहीं आया। यानी कि एक चीज़ होती है कि हारने के बाद एक एक्सक्यूज़ भी बड़ी होता है। मतलब ऐसा होता है कि हार गए, लेकिन उसके बाद अब हम में से सब में ये एक टेंडेंसी होती है कि हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते, है ना। अगर हम फेल हो गए हैं किसी चीज़ में तो हम कहेंगे उसकी गलती थी, मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी, मेरे पापा की गलती थी, मम्मी की गलती थी, मेरे रूममेट की गलती थी, टीचर की गलती थी, एक्स की गलती, सबकी गलती हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति की गलती नहीं मानते हम। तो यही एक टेंडेंसी है कि हमें लगता है कि नहीं वो गलत नहीं हो सकता, शायद सिस्टम गलत है या कुछ ऐसा है। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ है, अगर गलत होगी ना तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर एक मशीन भी मैनिपुलेशन में आ रही है तो ये खबर बनेगी और आरोप नहीं रहेगा, ये बड़ी खबर बनेगी। क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ हज़ारों लाखों करोड़ का खर्चा होता है इलेक्शन में, तो वी हैव टू सी के कुछ खबरें सिर्फ अफवाह होती हैं और कुछ रियलिटी होती है। तो अगर वो रियलिटी, अगर सच में है ऐसा कि वो मैनिपुलेशन वाला है, तो नई टेक्नोलॉजी आएगी जो और सेफ होगी। मैम, आपका आगे इंडिया में बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम पर क्या ख्याल है? वो सेफ़ है इंडिया के लिए या नहीं? बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम बहुत सेफ होगा, लेकिन उसके साथ और भी कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन के मुद्दे जुड़े हुए हैं, किसने किसको वोट दिया, अगर वो डेटा लीक हो गया, ये एक सेफ्टी का मुद्दा बन सकता है, प्राइवेसी का मुद्दा बन सकता है, और जिसे कहना चाहिए कि कैटेगराइजेशन का मुद्दा बन सकता है ना। अगर एक जगह पे मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये पता चल जाए कि यहाँ से किस किस घर ने मुझे वोट दिया और किस किस घर ने मुझे वोट नहीं दिया, या किस गली के लोगों ने मुझे वोट दिया और किस गली के लोगों ने वोट दिया, तो सड़क कहाँ बनेगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम हैज़ टू बी मेंटेन्ड अलोंग विथ ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स दैट वी हैव, है ना। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है। लेकिन एक हीगल हुआ है, एक फिलोसोफर है हीगल, वो कहते हैं कि एक थीसिस आएगी, थीसिस मतलब कोई स्टेट ऑफ अफेयर्स होगा और उसके अगेंस्ट ज़रूर कुछ आएगा, और फिर वो दोनों मिलके एक सिंथेसिस बनाएंगे जो थीसिस और एंटीथीसिस से बेहतर होगा। तो यानी कि अगर अब थीसिस है एक ईवीएम, तो उसका कुछ काउंटर आएगा ही, है ना। दोनों मिलेंगे कुछ नया सिस्टम डेवलप करेंगे ही करेंगे, जो इन दोनों से तो बेहतर होगा एटलीस्ट। हेलो मैम, माई सेल्फ किरण। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर साल यूपीएससी एग्ज़ाम को 10 लाख से ज़्यादा बच्चे अटेंड करते हैं, पर उनमें से कुछ ही बच्चों का हो पाता है, मे बी 1000 बच्चे। पर उन लोगों का क्या होगा कि जो बच्चे मेहनत तो पूरी कर रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि अपना सारा अटेम्प्ट कर लेते हैं फिर भी निकाल नहीं पाते। पर उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग एक बैकअप प्लान लेके चले तैयारी करते वक्त, या फिर पूरा फोकस यूपीएससी की तैयारी पे ही दे दे? क्या कहना चाहते हैं? बैठिए किरण, ये बिल्कुल बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मेरे मन में हर रोज़ आता था जॉब छोड़ने से पहले कि उन बच्चों का क्या। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे पास प्लान A, B, C, D, E, Z तक होने चाहिए। प्लान तो कभी ख़त्म ही नहीं होने चाहिए। कभी कोई सलमान खान की मूवी देखी है? अच्छा, किसी भी हीरो की मूवी देखी है?
उसका प्लान ए फेल हो गया, अगर वो रॉ के अंदर है, वो देश की रक्षा करने गया, प्लान ए फेल हो गया, तो एक प्लान बी होता है ना उसके पास रेडी। और अगर प्लान बी में भी कोई धोखेबाज निकल जाता है तो एक प्लान सी भी मिल जाता है उसको तभी की तभी। वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं ना कि उसने पहले सोचा था इसके बारे में कि भी अगर ऐसा हो जाएगा तो ये करेंगे, है ना। तो हमारे पास हमेशा प्लान होने चाहिए जीवन में। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी भी आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ करें। आजकल बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ऑनलाइन डिग्रीज हैं जहाँ पे आपको बहुत समय नहीं देना पड़ता। मैं ये नहीं कह रही उसे प्रायोरिटाइज करना है हमें डिग्री को, लेकिन साथ में कुछ चलते रहना चाहिए। जैसे रिलेटिव्स को कभी नहीं बताना चाहिए कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करें, मत बताओ, किसी को नहीं पता चले सिवाय आपके पेरेंट्स के। तो जल्दी फिनिश करते हैं, है ना। और साथ में नौकरी करते करते भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोगों ने किया है जिन्होंने पार्ट टाइम जॉब करी है और सिविल सर्विसेज क्रैक किया है। पर नौकरी करते करते उतना फोकस नहीं आता मैम। ओ नहीं 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 नहीं, ये आप अपनी बात कर रहे हो? उन बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग तैयारी नहीं, कर रहे हैं। ऐसे job बहुत लोग हैं जिन्होंने नौकरी करते करते सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, बहुत। और जब आप कुछ कर रहे होते हो ना तो आपको पैसे की, समय की, सबकी कीमत पता चलती है। अभी कॉलेज में हो, है ना, फीस पापा मम्मी पे कर रहे हैं, समाज कर रहा है कुछ ना कुछ आपको सपोर्ट, लेकिन अभी खुद नहीं करना पड़ रहा ना। लेकिन जब आप बाहर जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा, अच्छा पूरा दिन काम कराते हैं फिर भी 30 ही देते हैं। इतना काम करने के बाद फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे, है ना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है। तब आप अपने समय को क्वांटिफाई करते हो, फिर आपके अंदर वो सीरियसनेस आती है। तो आप अगर, और आजकल तो देखिए इंटरनेट के ज़माने में आप कोई भी स्किल सीख लें, आप सिर्फ ट्रांसलेशन सीख लें, आप क्रिएटिव बनाना सीख लें, कैनवा चलाना सीख लें, एआई चलाना सीख लें, 2 घंटे का काम करें, उससे एक बेसिक आपकी चलती रहेगी, इनकम भी आएगी, आपको लगेगा मैं कुछ कर भी रहा हूँ, और साथ साथ तैयारी करें। थैंक यू मैम। मैम लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैडम। नमस्कार। What is basic required for civil exams? First thing. Second thing, only bright students can apply to UPSC exams. आजकल 10th फेल और PUC फेल भी UPSC क्लियर कर चुके हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है कि व्यक्ति के अंदर कुछ बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो अभी आप में नहीं होंगे। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी मुझ में भी नहीं थे, लेकिन मुझ में ये इच्छा थी कि वो जो गुण चाहिए वो मैं डेवलप कर लूँगी, और वही एक जिज्ञासा चाहिए अपने आप को इवॉल्व करने की, और उसके लिए मेहनत लगेगी। देखिए, अगर बड़ा कुछ बनना है तो सैक्रिफाइस भी बड़ा करना पड़ेगा। तो अगर आप उस सैक्रिफाइस के लिए रेडी हैं तो इस बारे में सोचिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम रिस्की भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए नहीं कि एग्ज़ाम मुश्किल है, उसकी प्रोसेस लंबी है, उसकी प्रोसेस के अंदर कई पड़ाव हैं, और हर पड़ाव के बाद आपको महसूस होगा कि मुझे अपने अंदर ये बदलने की ज़रूरत है कि मैं इमोशनल होकर क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे रैशनल होना है, या मुझे राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करना पड़ेगा। तो वो एक लंबी प्रोसेस है और उसके लिए सैक्रिफाइस लगेगा। जैसे कि जब बाकी लोग घूमने जा रहे होंगे आप नहीं जा पाओगे, बाकी लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड कर रहे होंगे आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब सैक्रिफाइस हो रहा है तो दुख नहीं हो, आपको पता हो कि मैं एक बड़े काम के लिए ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि हाँ नहीं, हाँ सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 60% 50% वाले बच्चों ने भी खूब एग्ज़ाम पास किया है और अच्छे से किया, और 99 वाले कई बार रह गए हैं और अक्सर रह गए हैं, है ना। तो स्मार्टनेस और ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, ये एक प्री रिक्विजिट है। मेहनत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपके कॉलेज में नंबर कम आए हैं तो सिविल सर्विसेज नहीं होगा, और ये मत सोचिए कि आपके कॉलेज में नंबर अच्छे आ गए हैं तो सिविल सर्विसेज हलवा है, हो जाएगा।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। उसके लिए अलग स्किल्स चाहिए और कॉलेज तो रट के भी हो जाता है कई बार, है ना, तो वैसा सिविल सर्विसेज के साथ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am.